हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मेरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं लेकर आपके लिए बहुत सी प्यारा सा क्लास एकदम शानदार तरीके से केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन और देखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। फर्स्ट चैप्टर का आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम एकदम शानदार जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोललता व मोलरता की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो मोललता व मोलरता की परिभाषा और सूत्र लिखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आइए जानते हैं मोललता और मोलरता के बहुत ही शानदार से क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे मोललता की परिभाषा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं मोललता। मोललता होता क्या है, इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, कोई विलेय पदार्थ है यानी लिख सकते हैं किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, जिससे किससे बता कहते हैं एन ए। किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या एन ए को विलायक के भार, एन ए को विलायक के भार, विलायक के भार डब्ल्यू बी किसमें लेंगे किलोग्राम में, डब्ल्यू बी केजी में, किलोग्राम में घोलने पर, विलायक के भार में, विलायक के भार डब्ल्यू बी, विलायक के भार किलोग्राम में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता, घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता, प्राप्त विलयन की सांद्रता, प्राप्त विलयन की सांद्रता को मोललता से व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को मोललता से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो कह रहा किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या एन को विलायक के भार डब्ल्यू में घोलने पर, कोई विलायक का भार है उसमें घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता को मोललता से क्या करते हैं, व्यक्त करती है। तो हमारी मोललता का फार्मूला हो जाएगा, मोललता बराबर, फार्मूला होता है मोललता बराबर विलेय का मोल, विलेय का मोल, विलेय के मोल, जिसे किससे प्रति करते हैं एन बटे विलायक का भार बटे विलायक का भार, विलायक का भार डब्ल्यू बी केजी में, डब्ल्यू बी केजी में। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा मोललता का, मोललता का फार्मूला निकल कर आ जाएगा, मोललता का डब्ल्यू ए गुणे 1000, डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे डब्ल्यू बी किसमें, किलोग्राम में। तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया एकदम शानदार तरीके से मोललता का। अब मोललता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक इसका हो जाएगा, मात्रक इसका होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर केजी।
तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर किलोग्राम। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेहतरीन तरीके से। तो मोलरता के बारे में हमने जान लिया। अब जानेंगे हम किसके बारे में, मोलरता के बारे में। तो मोलरता आइए देखते हैं होता क्या है। तो मोलरता को लिखेंगे, मोलरता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोलरता। अगला हेडिंग हमारा मोलरता। मोलरता होता क्या है। तो मोलरता किसी विलेय के मोलों की संख्या, कोई विलेय है तो लिख सकते हैं किसी विलेय के, किसी विलेय के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या, किसी विलेय के मोलों की संख्या Na को की संख्या Na को बिलियन के, Na को बिलियन के, बिलियन के आयतन भी के आयतन, बिलियन के आयतन भी लीटर में, भी लीटर में घोलने पर, में घोलने पर प्राप्त सांद्रता, पर प्राप्त सांद्रता, पर प्राप्त सांद्रता मोलरता कहलाती है। प्राप्त सांद्रता क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। सांद्रता मोलरता कहलाती है। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राप्त सांद्रता मोलरता कहलाती है। तो मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी, मोलरता का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर होता क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे, विलेय के मोल किससे बता कहते हैं हम, Na से, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, बटे बिलियन का, बिलियन का आयतन, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन किसमें, भी किसमें होगा, लीटर में। तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं क्या, मोलरता बराबर लिख सकते हैं, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, WA गुणे 1000 बटे MA यानी अणुभार गुणे भी आयतन, किसमें मिली में। क्या होगा, 1000 लगाएंगे तो क्या होगा, मिली में हो जाएगा। तब यहाँ से हमारा ये दोनों क्या हो गए, फार्मूला बनकर तैयार हो गए मोलरता का। और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और क्या था, इसका क्या था, मोल प्रति किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो मात्रक हो जाएगा हमारा क्या, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो इसका मात्रक कितना आ गया, मोल प्रति लीटर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस मोलरता और मोलरता में आप अंतर करना सीख गए होंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेशन पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। करा हेनरी का नियम लिखिए। तो हेनरी का नियम, तो आइए हेनरी का नियम लिखते हैं। हेनरी का नियम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम होता क्या है, किसी गैस का दाब, कोई गैस है उसका जो दाब होगा उसके द्रव में विलेयता का क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। यदि ताप क्या हो, निश्चित होता है। यहाँ पर ताप क्या होगा, कांस्टेंट होता है। तो किसी गैस का लिख सकते हैं,
गैस का दाब किसी गैस का दाब P, कोई गैस है उसका दाब P, किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता यश का सीधा समानुपाती होता है। यश का सीधा, यानी विलेयता को किसे बोल सकते हैं? यश से का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या होता है? ताप निश्चित होता है। सीधा समानुपाती होता है, ताप निश्चित होता है, लेकिन क्या होगा? ताप निश्चित होगा। ताप निश्चित होता है, ताप निश्चित होता है। तो हमारा द्रव की जो हमारा किसी गैस का दाब P किसके उसके विलेयता के समानुपाती होता है। तो यदि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, उसके मूल प्रवाह के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू x से, तो हमारा मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं P बराबर KH इंटू XA, KH इंटू XA। ये हमारा क्या है? जहाँ हेनरी के हमारा क्या है? कहाँ हमारा KH क्या है? हमारा हेनरी स्थिरांक है। जहाँ हमारा KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। KH हमारा क्या हो गया? हेनरी स्थिरांक हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? मुख्य अणुसंख्यक गुणधर्मों को लिखें। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? तो ऐसा गुणधर्म जो क्या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो हेडिंग डालेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं? आइए जानते हैं। तो बिलियन के वे गुण, बिलियन के वे गुण, बिलियन के वे गुण, वे गुण जो विलेय पदार्थ की गुण, जो विलेय पदार्थ की, जो विलेय पदार्थ की, विलयन के वो वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा पर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, की मात्रा पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। नोट में हम लिख सकते हैं, नोट में अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। यह क्या करते हैं? विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, या प्रकृति पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते।
यह क्या होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो प्रमुख गुणधर्म कुछ लिख लेते हैं। तो आइए कुछ अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं। मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म, मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म। पहला हो जाएगा हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फिर बढ़ते हैं आगे, हमारा दूसरा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। फिर हमारा तीसरा हो जाएगा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। फिर अगला हो जाएगा हमारा लास्ट परासरण दाब। परासरण दाब, ये हमारे क्या है, कुछ अणुसंख्य गुणधर्म, मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म थे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। मूलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, और किसी विलयन, कोई विलयन है वो क्या है, जलीय है, की मोललता इतना की मोल प्रति किलोग्राम है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। तो आइए यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसे कहते हैं क्या, के बी। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, के बी होता है। जलीय मतलब विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक, हेडिंग डालेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पहले लिख सकते हैं। स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जानेंगे इसके बारे में। किसी विलायक के किसी 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल को विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल घोलने पर 1 ग्राम मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे किससे पर कहते हैं, के बी। तो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी बराबर होता क्या है। फिर कह रहा मोललता इतना है तो क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा। तो हमारा कितना
हमारा H2O की मात्रा कितनी है 1000 ग्राम K2। 1000 ग्राम हमारा क्या है 1000 ग्राम क्या है हमारा H2O है। 1000 ग्राम H2O के लिए हमारा जो Kb का मान होता है कितना होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो हमारे यहाँ से डेल्टा टी बी बराबर निकल के आ जाएगा क्वथनांक में उन्नीगन डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी गुणे मोललता, के बी गुणे मोललता। तो हमारा डेल्टा टी बी बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा के बी का मान कितना है 0.52, मोललता का मान कितना दिया है 0.5। 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, यानी डेल्टा टी बी का मान यहाँ से निकल कर हमारा आ जाएगा 0.260 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या गया क्वथनांक में उन्नयन का मान आसानी से निकाल लिया हमने एकदम शानदार तरीके से। तो ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है एक और। कर 60 ग्राम यूरिया है, क्या है 60 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक क्या होगा। हिमांक पूछ रहा है, यानी जल का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जल का हमारा जो T0F होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारा विलयन का हिमांक पूछ रहा है, यानी TF पूछ रहा है। तो हमारा TF पूछ रहा है और हमारा जल का जो हमारा हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और विलयन का हिमांक पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या दिया है, कौन सा है यूरिया है और जल है। तो यूरिया के लिए NH2CO NH2 ये यूरिया है और हमारा H2O क्या है जल है। तो हमारा यूरिया को ये मान लेते हैं और जल हमारा क्या है B है। तो हमारा WA बराबर यहाँ से हो जाएगा 60 ग्राम यूरिया का 60 ग्राम हो जाएगा और H2O हमारा जल कितना है WB कितना दिया है 250 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो हमारा MA यूरिया का अनुभार हो जाएगा 60 और यहाँ से KF का मान दिया कितना 1.86, KF का मान दिया 1.86। तो हमारा डेल्टा TF बराबर फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर होता है KF गुणे WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB, MA गुणे WB। तो हमारा डेल्टा TF बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा KF का मान कितना है 1.86 इंटू WA 60 गुणे 1000 बटे MA का मान 60 गुणे WB का मान 250। तो यहाँ से काटेंगे पीटेंगे तो 60 से 60 कट गया 250 चौका 1000। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा TF का मान कितना आ गया 7.44 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा डेल्टा TF बराबर हो जाएगा TF नॉट माइनस TF। तो TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 0 माइनस TF और डेल्टा TF का मान कितना दे दिया हमारा 7.44 आ गया। तो 7.44 बराबर
माइनस TF, तो यहाँ से हमारा TF बराबर निकल के आ जाएगा माइनस 0. TF बराबर निकल कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 7.44 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे क्या जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो TF नॉट का मान कितना है हमारा 0 है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 18 ग्राम 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml विलयन में पाया गया। तो विलयन का परासर दाब क्या ज्ञात करें। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो T बराबर दे दिया कितना, T बराबर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा हो जाएगा ये 300 केल्विन। फिर W बराबर हमारा दिया है कितना 18 ग्राम। W बराबर दिया 18 ग्राम और अणुभार कितना है, ग्लूकोज का अणुभार कितना है, तो 100 ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 ग्राम प्रति मोल। 180 ग्राम प्रति मोल 180 ग्राम प्रति मोल होता है ग्लूकोज का अणुभार। और आयतन कितना दिया है, आयतन कितना दिया 500 ml 500 मिली, यानी इसको लिख सकते हैं 0.5 लीटर, मतलब आधा लीटर। और R का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.0821 ATM लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो ये आपको R का मान दिया रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं अब। तो इतना चीज हमारा दिया है। तो हमारा परासर दाब होता है PV बराबर W/m/RT। NRT होता है, N का मान नहीं दिया तो W/m/RT का यूज करेंगे। तो हमारा P यानी परासर दाब ज्ञात करना है। और आयतन कितना दिया है हमारा, कितना 0.5, W का मान कितना दिया है हमारा 18, M का मान दिया 180, R का मान 0.0821 और T का मान कितना दिया है 300। तो हमारा एकदम शानदार तरीके से 18 दहिया में 180, 10 से कट गया है 1 0, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा 0.5 है, तो या इस 0 को नहीं काटते हैं, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा P बराबर, यहाँ से निकल कर आ जाएगा ये 0.5 में 10 से गुणा हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 0.821 0.8 हमारा 0.0821 गुणे 300/5। अब 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 60 बार में जाएगा। अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हमारा P का मान निकल कर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 8 छक 48, यानी 1 0 यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 छक 48, यानी 4.9260 क्या जाएगा ATM। हमारा क्या हो गया, प्रेशर निकल कर आ गया, कौन सा परासर दाब निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से 6 करने 6 और 6 दूनी 12 को 2 और 8 छक 48 एक 49 और 3 अंक पे 10 4 अंक पे दशमलव लग गया, तो हमारा इतना आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा
तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमोलर सांद्रता विलयन का परासर दाब क्या होगा। सेंटीमोलर यानी सेंटीमोलर का मतलब क्या होगा, C बराबर कितना हो गया 1/100, 1/100 यानी हमारा क्या हो गया मोलरता, मोलरता दे दिया, मोलरता हमारा कितना दे दिया, मोलरता हमारा दे दिया C/100, तो C/100 दे दिया। और हमारा T बराबर यहाँ से कितना आ गया, तो सेंटीमोलर यानी मोलरता कितना हो गया 1/100, तो मोलरता 1/100 आ गया। और T हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यह जाएगा कि T बराबर कितना 298 केल्विन, 298 केल्विन हो जाएगा। तो हमारा करा परासर दाब, तो हमारा P बराबर होता है CRT, P बराबर होता है CRT। तो हमारा P बराबर यहाँ से C का मान कितना है 1/100, R का मान होता है 0.0821 और T का मान कितना है 298। तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो गुणा करेंगे आएगा 24.46/100, यानी हमारा निकल कर P का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना 0.2446 ATM। तो हमारा यहाँ से दाब निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमांक में अवनमन स्थिरांक KF की इकाई क्या होती है। जो हिमांक में अवनमन स्थिरांक होता है, KF का मान कितना होता है KF बराबर होता है कितना 1.86। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा किलोग्राम प्रति मोल। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा पार्ट कल मिलेगा एकदम शानदार तरीके से। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।